स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चाइना के प्रेसिडेंट और वहाँ की स्टेट काउंसिल किस प्रकार से वर्क करती है। हम बात कर रहे हैं कि चाइना में प्रेसिडेंट की स्थिति किस प्रकार से है, उसका इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन की हम सबसे पहले बात करते हैं तो इलेक्शन का प्रोसेस ये है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अनुसार चीन में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो वहाँ की जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है। वहाँ की जन कांग्रेस वहाँ की लेजिस्लेचर होती है, व्यवस्थापिका होती है। तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? चीन का कोई भी जो सिटीजन होगा जिससे कि वोटिंग पावर प्राप्त होता है, जिसकी एज मिनिमम 45 होगी, वो वहाँ राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रखा गया है वो सेम इंडिया की जैसे 5 वर्ष रखा गया है और कोई भी राष्ट्रपति जो एक बार इस पद पर बैठता है वो 2 कार्यकाल से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रहेगा। राष्ट्रपति की अगर हम पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं तो वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1982 के अकॉर्डिंग है। इसकी कार्य और शक्तियाँ हैं, नंबर 1 है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह जितने भी उसके कार्य हैं वो उनको करेगा, मतलब लेजिस्लेचर जो कार्य बताएगी वो उनका संपादन करता है। सेकंड है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री आयोगों के प्रधान और राज्य परिषद के महासचिव, इन सबको अपॉइंट करना और उन्हें पद से हटाना, ये कार्य भी इसका होता है। थर्ड है राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनको उपाधियों वगैरह का वितरण भी ये करता है। फोर्थ है विदेशों से की गई जितनी भी संधियाँ होती है वो भी ये करता है। सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा भी ये करता है, सैनिक कानून लागू करता है, युद्ध की घोषणा करता है, प्रतिरक्षा के लिए तैयारी का आदेश भी वह जारी करता है। चीनी नागरिकों के गणराज्य के वैदेशिक संबंधों के संचालन में राज्य का प्रतिनिधित्व भी वो करता है। विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत वो करता है। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो अनेक कार्यों का संपादन करता है, लेकिन उसके ये सभी कार्य हैं वो वहाँ की लेजिस्लेचर और इसकी जो स्थायी समिति है इनके आदेशों के अनुसार ही करता है, अन्यथा वो नहीं करता है। ये तो बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसके क्या कार्य है, लेकिन अगर हम वहाँ के प्रेसिडेंट की रियल पोजीशन देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके सभी कार्य क्या है, फॉर्मल है और वो बिना लेजिस्लेचर की परमिशन के से कार्य नहीं कर सकता है। अब बात आती है यहाँ की राज्य परिषद की, स्टेट काउंसिल की। जैसे अन्य स्थानों पर वहाँ की एग्जीक्यूटिव होती है, ये वहाँ की एग्जीक्यूटिव है जिसका नाम है स्टेट काउंसिल। चीन का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एग्जीक्यूशन वाला पावर है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो इसको मिलते हैं। आर्टिकल 85 के अनुसार राज्य परिषद केंद्रीय जन सरकार है और ये अपने समस्त कार्य करती है और ये किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? स्टेट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल्स और जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं ये इसमें शामिल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति होती है वो वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और प्रेसिडेंट है वो कैसे करता है? वो इसका नॉमिनेशन करता है और बाद में जो वहाँ की लेजिस्लेचर है वो नाम बताती है, उस पर कोई निर्णय लेती है। इस प्रकार से जन कांग्रेस के निर्णय के पश्चात जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक रूप से ही इनकी नियुक्ति करता है, अन्यथा उसको वास्तव में पावर प्राप्त नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 88 के अनुसार जो स्टेट काउंसिल है वो प्राइम मिनिस्टर के निर्देशन में कार्य करेगी और उसको उसके कार्यों में हेल्प के लिए वाइस प्राइम मिनिस्टर और स्टेट काउंसलर वगैरह होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री स्थिति के बारे में चीन में संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है और अगर हम तुलना करें उसकी इंडिया, ब्रिटेन से तो प्राइम मिनिस्टर के जो अधिकार है वो अत्यंत ही सीमित है, बहुत कम है और उसका अधिकार क्षेत्र भी बहुत छोटा है। अब है राज्य परिषद की शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं। इसके कार्य आर्टिकल 89 में दिए गए हैं। नंबर 1 है कानून के अनुसार वह विभिन्न विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है उनका निर्धारण करता है।
सेकंड है कानून संबंधी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। थर्ड है विभिन्न विभागों में कार्यों का समन्वय करता है। फोर्थ है मंत्रियों और उनकी समितियों के अध्यक्षों द्वारा जारी किए गए निर्णयों और आदेशों में संशोधन करना और उन्हें रद्द करने का अधिकार है। फिफ्थ है स्थानीय समितियों के अनुसार निर्णय और आदेशों में संशोधन करना। सिक्स्थ है राष्ट्रीय योजनाओं राष्ट्रीय बजट को लागू करने का कार्य करती है। जो फॉरेन है उनमें और जितना भी इनका होम ट्रेड है उन पर वो कंट्रोल रखने का कार्य करती है। एट्थ है कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन से या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यों का संपादन करती है। नाइन्थ है राष्ट्रीयताओं से संबंधित कार्य, विदेशों में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स होती हैं उनसे रिलेटेड, राज्य के हितों की रक्षा करना, फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड कार्य करती है, सशस्त्र सेनाओं के निर्माण का कार्य करती है। इस प्रकार से इन कार्यों का संपादन वहाँ की जो समिति है वो कार्य करती है, स्टेट काउंसिल कार्य करती है और कार्यों के संपादन में वो ये ध्यान रखती है कि उसके समस्त कार्य किसके प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, वहाँ की लेजिस्लेचर के प्रति होने चाहिए। ये जो सभी उपरोक्त कार्य आपने देखे हैं, ऊपर पढ़े हैं, वास्तव में वो कार्य वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। अगर हम इसकी वास्तविक स्थिति की बात करते हैं तो राज्य परिषद जनवादी चीन की कार्यपालिका और राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है, परंतु इसे ब्रिटेन और भारत में जैसे मंत्रिमंडल होते हैं वैसे पावर्स इसे प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को लोक सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, तब तक वह प्रशासन के संचालन और कानून निर्माण दोनों ही कार्यों को करती है। लेकिन राज्य परिषद स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पावर्स कैसी है, वो बहुत कम है। कम होने का रीज़न क्या है कि जो स्टेट काउंसिल है वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ आप ये देख रहे हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है वहाँ पर, तो उसका पूरा कंट्रोल रहता है। और राज्य परिषद साम्यवादी दल द्वारा जितनी भी नीतियाँ होती है केवल उन्हीं के शासन का संचालन करती है, अपनी मर्जी से वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि राज्य परिषद के सदस्यों को बार बार व्यापक फेरबदल नहीं होता है। बार्नेट ने इसे प्रशासनिक नौकरशाही द्वारा आज्ञा देने वाला मुख्यालय कहा है। लेकिन फिर भी अगर हम चीन की बात करते हैं तो स्टेट काउंसिल की जो पावर है वो काउंसिल के पावर बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ जो भी सिस्टम है वो कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही रहता है। इस प्रकार से हम आगे जो वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रकार से वहाँ पर कंट्रोल रखती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।